मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है सीबीएसई की कक्षा 10वीं की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ रहे हैं। छायावादी काव्य अर्थात आधुनिक कालीन काव्य। हिंदी साहित्य को कालखंड में विभक्त किया गया है। सबसे पहला कालखंड आदि काल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में भी अनेक कालखंड रहे हैं, तो जिसमें से प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद, हालावाद आदि इसमें इसके खंड रहे हैं। तो उसमें से छायावाद एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है आधुनिक कविता में, जिसमें साहित्य अनेक विधाओं में विकसित हुआ है। तो इसके प्रमुख चार आधार स्तंभ माने जाते हैं। एक है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तीसरी है महादेवी वर्मा जी और चौथे है सुमित्रानंद पंत जी। जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक रचनाओं को लेकर साहित्य का निर्माण किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सामाजिक चेतना को लेकर, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, इन बातों को लेकर अपने साहित्य का निर्माण किया है। महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों को तथा प्रकृति को अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने जो प्रकृति का वर्णन किया है, मनोरम वर्णन किया है, तो वो ऐसा लगता है कि हम वो स्थान खुद देख रहे हैं और वो अनुभव हम खुद ले रहे हैं। यही इनके काव्य की विशेषता है। तो आज की प्रस्तुत कविता में भी इन्होंने प्रकृति का ही वर्णन किया है। पहाड़ों पर जो होने वाली बारिश है उसका वर्णन किया है। और दोस्तों, हमें पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। हर एक चाहता है कि हम पहाड़ देखने के लिए जाए, वहां पर जो भी वृक्ष है, नदियां बहती हुई है, झरने बहते हुए हैं, तो वो देखने का हमारा भी मन करता है। और उसमें यदि हम वहां पर जाते हैं और वहां पर बारिश होती है तो सोने पर सुहागा, मतलब और अधिक हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही पहाड़ों का वर्णन किया है और ऐसे पहाड़ों का वर्णन किया है कि जहां पर बारिश भी हो रही है और प्रकृति अपनी मनोरम छटा वहां पर दिखा रही है। तो आइए इस कविता का विश्लेषण, इस कविता की व्याख्या हम करते हैं। कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में। तो वर्षा की ऋतु थी पर्वतों के प्रदेश में। तो पर्वतों के प्रदेश का वह वर्णन कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि उस समय बारिश के दिन थे। तो बारिश के दिनों का वे वर्णन कर रहे हैं कि उस समय पर्वत जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो बारिश के दिनों में जो पर्वत है वो पर्वत अपना रंग बदलते हैं। मतलब जो पहले सूखे हुए पर्वत रहते हैं वो बारिश आने के बाद हरे भरे दिखाई देते हैं और जो है निरंतर अपने रंग बदलते रहते हैं। जैसे बारिश आती है, बारिश में वे ढक जाते हैं। जैसे ही बारिश खुलती है, सूरज वहां पर चमकने लगता है तो वहां पर इंद्रधनुष छा जाता है। तो सब इतना अच्छा लगता है देखने के लिए कि वहां से नजर ही नहीं हटती है। आपने भी देखा होगा, कहीं पर्वत को निहारा होगा आपने भी, तो बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। और ऐसे लगता है कि पल पल परिवर्तित, मतलब पल पल हर समय उसमें बदलाव होते आ रहा है प्रकृति के वेश में। प्रकृति ने जो वेश परिधान किया है उसमें पल पल परिवर्तन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। कभी धूप आ रही है, कभी छांव आ रही है, कभी बारिश हो रही है, तो कभी अंधेरा छा रहा है। तो इस तरह से पल पल उसमें परिवर्तन हो रहा है। आगे कवि कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़। मेखलाकार पर्वत अपार अर्थात पर्वत जो है यह अपार है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिसकी सीमा नहीं है, अखंड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और वो कैसा दिखाई दे रहा है? मेखलाकार अर्थात कमर पर बांधने का जो आभूषण होता है, मतलब जो ऐसा लंबा चौड़ा होता है, तो ठीक उसी तरह पर्वत भी लंबा चौड़ा, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वह पर्वत क्या कर रहा है? देखो, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अपने सहस्र अर्थात हजारों
दृग सुमन अर्थात दृग अर्थात आंखें, सुमन अर्थात फूलों की तरह फूल रूपी आंखें फाड़कर, मतलब आंखें फाड़कर देखना, मतलब एकटक निहारना, एकाग्र होकर देखना। तो पर्वत जो है यह एकाग्र होकर आंखें फाड़कर देख अपनी सहस्त्र फूल रूपी आंखों से देख रहे हैं। कहां पर देख रहे हैं? देखिए, अवलोक रहा है बार बार, मतलब अवलोकन करना अर्थात निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो अवलोक रहा है बार बार, तो पर्वत जो है यह बार बार देख रहा है, निहार रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जल में एक नीचे तालाब है, पर्वतों के नीचे तालाब है, पानी का संग्रह वहां पर जमा हुआ है, जो पर्वतों से बहकर झरने से जो पानी आता है वो वहां पर इकट्ठा हुआ है और वहां पर एक सुंदर सा तालाब तैयार हुआ है। तो उस तालाब में वो क्या कर रहा है? निज महाकार, महाकार अर्थात महान आकार, निज अर्थात खुद के। तो वो पर्वत खुद के ही महान आकार को वो पानी में तालाब में निहार रहा है, मानो वो तालाब को अपना आईना समझ रहा है और आईने में वो खुद को ही देख रहा है कि देखो मेरा शरीर कैसे दिखाई दे रहा है, मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं। इस तरह से जैसे हम स्वयं को आईने में देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से पर्वत भी सहस्त्र फूलों से, हजारों फूलों से, फूलों की आंखों से वह अपने आप को तालाब में निहार रहा है, देख रहा है। आगे कवि कहते हैं, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो जिसके चरणों में मतलब जिसके निकट, जिसके नीचे चरणों में पांव के पास पला ताल, मतलब तालाब वहां पर पला हुआ है, मतलब तालाब वहां पर बड़ा हुआ है। तो इस तरह से पर्वतों से बहते हुए पानी से उस तालाब का निर्माण हुआ है और इस तरह से तालाब धीरे 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 विशालतर हुआ है, बड़ा हुआ है। और वह दर्पण सा फैला है विशाल, और वो अब दर्पण सा विशाल फैला हुआ है। मतलब दर्पण कैसा होता है? स्वच्छ होता है, साफ होता है। तो ठीक इसी तरह से उस तालाब में का पानी भी एकदम स्वच्छ और सुंदर और साफ सुथरा है। तो इस तरह से वे साफ सुथरे पानी में जैसे दर्पण की तरह वो फैला हुआ है, वो विशाल यानी बहुत बड़ा हो चुका है वो तालाब भी। तो इस तरह से ऐसे तालाब में पर्वत अपने आप को देख रहा है, निहार रहा है। आगे कवि कहते हैं, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो यहाँ पर पर्वतों से झरने बह रहे हैं, पर्वतों से झरने बह रहे हैं पानी के। जो बारिश आती है वो बारिश में का पानी वहां पर इकट्ठा होकर झरनों से नीचे उतरता रहता है पानी। तो कैसे बह रहा है? देखो, मोतियों की लड़ियों से सुंदर। तो झरने कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि मोतियों की लड़ी अर्थात माला। तो मोतियों की माला कैसे सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है, ठीक उसी तरह से झरने भी ऊपर से बहते बहते हुए मोतियों की माला की तरह वे सुंदर एवं आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। और झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो कैसे बह रहे हैं? जिसमें एक तरह का झाग आ रहा है, मतलब एक तरह का फेंस कहते हैं हम उसे, झाग। मतलब जैसे कि हम साबुन, पानी में साबुन या डिटर्जेंट पाउडर मिला देते हैं और उसे थोड़े से हिलाते हैं, घोलते हैं, तो झाग निकल आता है। तो ठीक उसी तरह से पानी ऊपर से तेज गति से नीचे गिरते समय उसमें भी झाग आता है। तो इसी तरह से झाग से भरे हुए निर्झर, निर्झर अर्थात झरने जो है ये झरझर करके बह रहे हैं। और कैसे, क्या कर रहे हैं झरने? देखो अब, गिरी का गौरव गाकर झरझर। तो गिरी का अर्थात पर्वत का, गिरी यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो गिरी का अर्थ है पर्वत। तो पर्वत का गौरव अर्थात गुणगान गा रहे हैं झरझर। तो झरझर जो झरनों की जो आवाज होती है, झरझर करके बहने की आवाज, मानो वह पर्वतों के गुणगान गा रहे हैं वह, और ये गाना है उनका गाने का, कि जो झरझर करके गाना गा रहे हैं और अपने पर्वतों का गुणगान गा रहे हैं कि मैं अपने पिता के पास से आया हूं, मैं मेरे जन्मदाता के पास से आया हूं। तो इस तरह से अपने पिता का, अपने जन्मदाता का वे गुणगान गा रहे हैं और गाकर सुना रहे हैं। और फिर मद में नस नस उत्तेजित कर, और वो क्या करते हैं? हमें एकदम प्रसन्न करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, एक उत्तेजना से हमें भर देते हैं। उत्तेजित करना, मद में मतलब मस्ती में उत्तेजित करना। तो जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को छेड़ते हैं, या मान लीजिए कि किसी प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा
रख दिया होगा तो कैसे उसके ऐसे रोंगटे खड़े खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे अचानक से उत्तेजित हो जाती है। और तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ये उत्तेजना भर रही है, तो इतना रोमांचक वातावरण देखकर हमारा मन भी ऐसा प्रसन्न हो रहा है, उत्तेजना से भर रहा है कि काश ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही मौसम हमेशा के लिए रहता। तो इस तरह से एक मन में ऐसा प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता, एक आनंद का वातावरण हमारे मन में निर्माण हो रहा है और हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है, हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हम बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से झरने जो है यह गिरते हुए मोतियों की माला की तरह सुंदर एवं आकर्षक दिखाई दे रहे हैं, मानो वो झरझर करके पर्वत का गाना गा रहे हैं, पर्वत की महानता का गाना गा रहे हैं और हमें स्वयं को प्रसन्न कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, हमें रोमांचित कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होगी आधी कविता। शेष आधी कविता का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।